हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आपको इसमें लेसन पढ़ाया था अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। इसमें हमने आपको 2 वीडियो मैं आपको बता चुके हैं। अब ये तीसरी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण। क्या है? आवश्यकताओं का वर्गीकरण। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम किस तरह से वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी आवश्यकताएं हमारी आवश्यक हैं, कौन सी आरामदायक है और कौन सी विलासात्मक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आवश्यकताएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासात्मक आवश्यकताएं। ठीक है, तो अब हम इन आवश्यकताओं के बारे में आपसे बात करेंगे। हम जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा समस्त आवश्यकताओं का भी जीवन में एक समान महत्व भी नहीं होता। इसका एक मुख्य कारण यह है कि विभिन्न आवश्यकताओं की प्रबलता या तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति तुरंत ही करनी पड़ती है, इससे भिन्न कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ समय या काफ़ी समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। मानवीय आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, अतः यह जानना अनिवार्य है कि इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। इन आवश्यकताओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये वर्ग कौन से हैं? अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासात्मक आवश्यकताएं। अब इन आवश्यकताओं में क्या क्या होता है, क्या अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, क्या आरामदायक और क्या विलासात्मक, इसके बारे में हम आपसे अब बात करते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। अनिवार्य से मतलब बच्चों वो है कि जो आवश्यकताएं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, बहुत ही अनिवार्य होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो तीनों ही आवश्यकताएं हमारी ऐसी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए, है या नहीं? तो इसमें भी 3 भाग हैं। पहला है जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, फिर है कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, फिर है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। इस प्रकार विलासात्मक आवश्यकताओं को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। मानवीय आवश्यकताओं के इस विस्तृत वर्गीकरण की तालिका द्वारा निम्नलिखित दर्शाया गया है। मानवीय आवश्यकताएं। अब इसका ये चार्ट जो अभी हमने आपको बताया, इसमें ये उसी का एक हमें चार्ट बताया गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ नहीं जिक्र करेंगे। पहले है हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं। इस वर्ग में उन मानवीय आवश्यकताओं को स्थान दिया जाता है जो मानवीय जीवन के लिए अनिवार्य होती है। इन्हें मनुष्य की मौलिक आवश्यकता भी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से इनकी पूर्ति के अभाव में मनुष्य का जीवन असंभव होता है। जैसे अब हम कहें कि रोटी के बिना हम काम चला सकते हैं, बिना खाए पिए हम काम चला सकते हैं, तो संभव ही नहीं है बच्चों। अर्थशास्त्र में इन आवश्यकताओं को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है। ये वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति जो धन व्यय करता है, उस धन की तुलना में आवश्यकता पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि अधिक होती है। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं को अनेक गुणों के अनुसार निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है हमारा जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। क्या है? जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकता। इस वर्ग में उन अनिवार्य आवश्यकताओं को स्थान दिया जाता है जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से जीवन की रक्षा होती है। इस वर्ग में मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता को स्थान दिया जाता है। फिर है कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकता। इस वर्ग में उन आवश्यकताओं को स्थान दिया जाता है जिसकी पूर्ति से प्रत्येक व्यक्ति की उचित कार्य क्षमता बनी रहती है। जैसे केवल भूख मिटाने और जीवित रहने के लिए रूखा सूखा अल्प मात्रा में भोजन प्राप्त करना ही जीवन करना
एक जीवन रक्षक आवश्यकता है, परंतु संतुलित एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त होना एक कार्य क्षमता अनिवार्य है। मतलब सूखा रूखा सूखा भोजन तो कोई भी खा लेगा, नहीं जो आमतौर पर सड़कों पर भीख मांगकर खाना खाते हैं तो पेट तो वो भी भरते हैं, लेकिन कार्य क्षमता रक्षक जो पौष्टिक भोजन खाए, समझे, संतुलित और पौष्टिक भोजन खाता है वो, और उसे ही अपना अनिवार्य आवश्यकता समझता है, मतलब वही आवश्यक समझता है, तो वो है कार्य क्षमता रक्षक। समझ आ गई? इस प्रकार हवादार, साफ सुथरा और धूप प्रकाश वाला आवास होना भी एक कार्य क्षमता रक्षक का अनिवार्य आवश्यकता। समझ आ गई? अब है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अपनी प्रतिष्ठा होती है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है नहीं? समाज में जब हमारा एक स्थान होता है और उस स्थान को बनाए रखना या अपना एक स्थान बनाना, ये एक प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता है। जैसे घर में आए मेहमान का उचित आतिथ्य कर सकने, स्वयं साफ सुथरा वस्त्र धारण कर सकने आदि की आवश्यकता को हम प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं कहते हैं। फिर है आरामदायक आवश्यकता। ये तो बेटा अनिवार्य आवश्यकताएं थी, अब आती हैं आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, ये देखिए। आरामदायक आवश्यकताएं मनुष्य की वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के अभाव में मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मतलब वो वस्तुएं ना भी हों तो व्यक्ति का जीवन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, उसी तरह रूटीन में चलता रहता है। अर्थात जीवन रक्षा के लिए इनकी पूर्ति अनिवार्य नहीं होती है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन अधिक सुखी और सुविधामय हो जाता है, और अगर ना हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अर्थशास्त्रियों ने इन आवश्यकताओं को इन शब्दों में स्पष्ट किया। ये वे आवश्यकताएं हैं जिनका पूरा करने से पहले से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन के बराबर या कुछ अधिक होती है, पर कम नहीं। मतलब अगर हमें आरामदायक आवश्यकताएं मिलती हैं तो हमें खुशी मिलती है। समझ आ गई? आरामदायक चीज़ों के मिलने से हमें एक खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए समय और श्रम की बचत करने वाले समस्त घरेलू यंत्र व उपकरण परिवार के संदर्भ में अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन्हें अपनाकर घरेलू कार्य शीघ्रता और सरलता से पूरे किए जा सकते हैं। जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, या कपड़े बर्तन धोने की मशीन है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आरामदायक आवश्यकताएं हैं। फिर है विलासात्मक आवश्यकताएं। इस वर्ग में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध मनुष्य की विलासात्मक इच्छा की तृप्ति से होता है। ये आवश्यकताएं किसी भी प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होती। इनकी पूर्ति के अभाव में न तो व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। समझ आ गई? मतलब ये आवश्यकताएं ना भी हों तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र ने इन आवश्यकताओं को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। ये वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन की अपेक्षा कम। आरामदायक आवश्यकताओं में अधिक होती है जबकि विलासात्मक में कम होती है। विलासात्मक आवश्यकताओं का रूप समय और एवं समाज के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में कार एक विलासात्मक आवश्यकता हो सकती है, जबकि विकसित पश्चिमी देशों में कार को अनिवार्य और आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में ही रखा जाता है। विलासात्मक आवश्यकताएं भी उन्हें 3 प्रकार की होती हैं। हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं तथा सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। इन तीनों प्रकार की विलासात्मक आवश्यकताओं का सामान्य परिचय निम्नवत है। ये देखिए, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकता। इस वर्ग में उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पूर्ति किसी प्रकार की शारीरिक, नैतिक और चारित्रिक हानि नहीं होती। उदाहरण के लिए अधिक महंगी कार खरीदना, आलीशान इमारत में रहना तथा महंगे वस्त्र और प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करना। ये सब क्या है? हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं। फिर है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं। हानिकारक मतलब जो हमारे लिए हानि पहुंचाती है।
कुछ विलासात्मक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति शारीरिक, चारित्रिक और नैतिक हानि की संभावना होने की संभावना होती है, जैसे अत्यधिक शराबखोरी, भोग विलास इत्यादि। ये क्या है? विलासात्मक आवश्यकता तो है, लेकिन इनको इस प्रयोग करने से हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। फिर है सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकता। कुछ विलासात्मक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को वर्तमान अथवा भविष्य में एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव होता है, जैसे बहुमूल्य गहने तथा संपत्ति, अन्य संपत्ति का संग्रह इसी वर्ग की आवश्यकता में आता है। मतलब अगर हम इन्हें खरीद लेते हैं तो ये आने वाले समय में हमारे लिए लाभदायक ही होगी, हानिकारक नहीं हो सकती। ये संकट काल में हमारी मदद करती है। फिर है विलासात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन। विलासात्मक मानवीय आवश्यकताओं विवाद का विषय है। बहुत से आदर्शवादी और सैद्धांतिक व्यक्ति विलासात्मक आवश्यकताओं के विरुद्ध होते हैं तथा इन आवश्यकताओं के प्रति आकृष्ट होने को निंदनीय मानते हैं, परंतु कुछ यथार्थवादी व्यक्ति इनको अन्य मानवीय आवश्यकताओं के समान ही उचित समझते हैं। अतः विलासात्मक आवश्यकताएं के लिए वास्तविक मूल्यांकन के लिए इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए। मतलब कुछ लोग विलासात्मक आवश्यकताओं को आवश्यक जो है सही मानते हैं, तो कुछ गलत मानते हैं। तो इसके पक्ष में और विपक्ष में जो हमारे जो है क्या कहेंगे, इसके जो विलासात्मक आवश्यकता है इसके पक्ष में और विपक्ष में जो लोगों के विचार हैं उसके विषय में हम इसमें वर्णन करते हैं। विलासात्मक आवश्यकताओं के पक्ष में तर्क। विलासात्मक आवश्यकताएं व्यक्ति के संकट काल में सहायक होती हैं। विलास के लिए तैयार किए गए गहने और इमारत, अन्य संपदाएं आकस्मिक और आर्थिक संकट के समय होती हैं, तो ये संकट काल में भी सहायक होती हैं। विलासात्मक आवश्यकताएं व्यक्ति को अधिक धन कमाने और प्रगति करने के लिए प्रेरित किया करती हैं। इससे प्रेरित होकर व्यक्ति अधिक परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, जिससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र का लाभ होता है। व्यक्ति की अनेक विलासात्मक आवश्यकताएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायक है। एक व्यक्ति की विलासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही रोजगार प्राप्त होता है। विलासात्मक आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को जन्म देती हैं, अच्छे से अच्छे उपकरण तैयार होते हैं तथा व्यक्तियों के सौंदर्य बोध का विकास होता है और रुचियाँ परिष्कृत। तो ये तो थी बच्चों पक्ष में था भाई, जब इंसान विलासात्मक आवश्यकताओं को की इच्छा रखेगा तो उसके लिए प्रयास भी तो करेगा, संभवतः उसके लिए धन भी अधिक कमाने का प्रयास करेगा, रोजगार अधिक ढूंढने का प्रयास करेगा या कुछ नई नई चीज़ों की खोज करेगा। तो ये तो थी पक्ष में था। अब है विपक्ष में। विलासात्मक आवश्यकताओं से व्यक्ति का चारित्रिक, नैतिक और शारीरिक पतन होता है और आर्थिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। विलास में जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति की कठोर परिश्रम करने की आदत छूट जाती है और उसे अनेक हानियाँ होती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि विलासात्मक आवश्यकताओं के प्रबल होने पर व्यक्ति अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए भ्रष्ट एवं अनुचित साधनों को अपनाने में संकोच नहीं करता। इससे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। फिर है विलासात्मक आवश्यकताओं की प्रवृत्ति बढ़ जाने पर व्यक्ति की संतोष वृत्ति समाप्त होने लगती है तथा वह किसी भी दशा में संतुष्ट नहीं रहता। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। इसी तरह विलासात्मक आवश्यकताओं के भी दो पहलू हैं, लोगों के विचार उसमें अलग अलग हैं। फिर है आरामदायक तथा विलासात्मक आवश्यकताओं में अंतर। आरामदायक आवश्यकताएं और विलासात्मक आवश्यकताएं हैं तो वो भी आराम की ही आवश्यकताएं, जैसे कार आराम के लिए होती है और जैसे मिक्सी या वॉशिंग मशीन ये आराम के लिए होती है। लेकिन विलासात्मक कार जैसी चीज़ विलासात्मक आवश्यकता में मानी जाती है, जबकि मिक्सी या वॉशिंग मशीन ये आरामदायक आवश्यकता में मानी जाती है। तो इनमें क्या अंतर है ये हम आपको इसमें बताएंगे। मानवीय आवश्यकताएं के वर्गीकरण में आरामदायक और विलासात्मक
आवश्यकताओं को अलग वर्ग में प्रस्तुत किया गया है। स्थूल रूप से देखने पर यह दोनों प्रकार की आवश्यकताओं में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता। एक ही आवश्यकता किसी व्यक्ति के लिए अभिलाषात्मक आवश्यकता हो सकती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो आरामदायक। तो वास्तव में ये दोनों सापेक्ष है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिस आवश्यकता से संबंधित व्यक्ति का किसी प्रकार का अहित होने की आशंका हो वह आवश्यकता विलासात्मक आवश्यकता की श्रेणी में आएगी। इसके अतिरिक्त जो आवश्यकता केवल जीवन की सुख सुविधा में वृद्धि करती है वह आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है अधिक तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज़ विलासात्मक। समझ आ गई। फिर है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के व्यवस्थित वर्गीकरण द्वारा स्पष्ट है कि व्यक्ति एवं परिवार की आवश्यकताएं असीमित हो सकती है तथा कोई भी परिवार सीमित संभावित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस स्थिति में परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं की बात की जाती है। मूलभूत आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं को कहा जाता है जिनकी पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भारतीय समाज के संदर्भ में परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वप्रथम भोजन का है स्थान, क्योंकि व्यक्ति को भोजन तो अवश्य ही चाहिए, तभी वो किसी कार्य को कर सकता है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन तो उसे उसके शरीर की शक्ति के लिए भोजन तो व्यक्ति को चाहिए। तो ये सर्वप्रथम आवश्यकता है। सभी सदस्यों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना चाहिए। संतुलित भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो व्यक्ति की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के सदस्यों के लिए इन आवश्यकताओं के अनुसार आहार उपलब्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों को दूध पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि वृद्ध सदस्यों के लिए सादा और शीघ्र पचने वाला आहार आवश्यक होता है। इसी प्रकार गर्भावस्था में स्तनपान कराने की अवस्था में स्त्रियों को कुछ विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। इन समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों के लिए आवश्यक भोजन की समुचित पूर्ति एक मूलभूत आवश्यकता है। यह सत्य है कि आहार उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु संतुलित तथा व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार आहार उपलब्ध कराने के लिए गृहिणी की सूझबूझ तथा ज्ञान आवश्यक होता है। फिर है समुचित वस्त्र। बच्चों, ये हमने पहले भी बताया था कि परिवार की मुख्य आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमने अभी भोजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं वस्त्र के बारे में। आहार के उपरांत दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र की है। सभी सदस्यों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र उपलब्ध होने चाहिए। वस्त्र इस प्रकार के होने चाहिए कि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुकूल हो, तो ही मौसम एवं स्थानीय जलवायु के भी अनुकूल हो। वस्त्रों का एक अन्य प्रयोजन सामाजिकता का निर्वाह एवं फैशन। फैशन एक सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक तथा महंगे से महंगे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, परंतु यह कार्य अपने पारिवारिक बजट और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। सूझबूझ एवं वस्त्रों के उचित रखरखाव से सीमित साधनों पर भी इतने वस्त्र जुटाए जा सकते हैं कि जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सहायक हो। अत्यधिक तथा महंगे वस्त्र खरीदना मूलभूत आवश्यकता की नहीं वर्ण विलासात्मक आवश्यकता की पूर्ति है। मतलब व्यक्ति की पॉकेट जितनी अलाउ करती है, हमें उसी हिसाब से वस्त्र खरीदने चाहिए। अगर हमारी पॉकेट 1000 रुपये या 5000 के वस्त्र खरीदने की नहीं कर रही है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना हमारा बजट है हमें उसी के अनुसार ही वस्त्रों का वहन करना चाहिए। समुचित आवास व्यवस्था। बच्चों, रहने के लिए तो सभी को घर की आवश्यकता होती है कि कहते हैं कि सिर पर छत होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना छत के जीवन कटना भी बड़ा कष्टदायी होता है। रहने के लिए समुचित आवास व्यवस्था भी परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। समुचित अव्यवस्था उसे कहा जाता है, आवास व्यवस्था उसे कहा जा सकता है जो हवादार, प्रकाशयुक्त, स्वच्छ और हर मौसम में
संरक्षण प्रदान करने वाली तथा परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आकार वाली। छोटे परिवार के लिए छोटे मकान से काम चल सकता है, लेकिन बड़े परिवार के लिए और संयुक्त परिवार के लिए बड़े भवन की ही आवश्यकता होती है। आवास संबंधी इस मूलभूत आवश्यकता के अतिरिक्त जो भी अन्य सुविधाएं प्राप्त हो जाएं वही अच्छा है। आवास व्यवस्था जितनी अधिक सुविधाजनक एवं उत्तम होगी, उतनी ही परिवार के सदस्यों की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और आनंद में वृद्धि। मतलब जैसी जिसकी आवश्यकता है उसी के अनुसार ही मकान होना चाहिए, लेकिन मकान हवादार और प्रकाश में अवश्य होना चाहिए। फिर है शिक्षा सुविधा। रोटी, कपड़ा और मकान के उपरांत शिक्षा भी परिवार के सदस्यों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एवं व्यक्तिगत प्रगति के लिए। शिक्षा ही व्यक्ति को साधारण प्राणी से मनुष्य बनाती है। छोटे बच्चों व युवक युवतियों को शिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज में ले जाना पड़ता है, जबकि प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी आदि भी अभिष्ट साधन है। शिक्षा की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। प्रत्येक परिवार को इसका विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सदस्यों का भावी जीवन रक्षा से प्रभावित होता है। तो बच्चों, शिक्षा मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति क्या बनता है? सभ्य बनता है, और उसे जो है सभ्यता का ज्ञान होता है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका भी हमें ज्ञान होता है। आहार, वस्त्र और आवास संबंधी आवश्यकताओं के कुछ हद तक कटौती करके भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर है स्वास्थ्य, रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। आहार, वस्त्र एवं आवास आदि परिवार के सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तो उनका स्वस्थ और निरोग रहना भी आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा की उपलब्धताओं के साथ साथ वातावरण भी स्वच्छ और प्रदूषण रहित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदस्यों को सभी संक्रामक रोगों से बचाने का उपाय किया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य रक्षा परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य रक्षा के समुचित उपाय होने पर भी कभी कभी परिवार के सदस्य किसी साधारण अथवा गंभीर रोग के शिकार हो सकते हैं। किसी भी सदस्य के बीमार हो जाने पर उसे समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना भी परिवार का दायित्व है। अतः बचत में चिकित्सा पर होने वाले व्यय का प्रावधान आवश्यक है। फिर है मनोरंजन की आवश्यकता। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में मनोरंजन की आवश्यकता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति हर वक्त काम करके भी थक जाता है मानसिक रूप से। उसके लिए उसे चाहिए कि समय समय पर मनोरंजन करता रहे, ताकि उसका जो है मन एकदम से शांत और खुश हो जाए और एकदम से एक नया सा जीवन जो है इसका उसे लगे कि स्टार्ट हो कार्य को, फिर उसी जोश से वो शुरू कर सके। परिवार के सभी सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए स्वस्थ एवं उत्तम मनोरंजन आवश्यक होता है। इसके साधन ढंग अनेक हो सकते हैं। कुछ लोग संगीत, नृत्य, नाटक आदि को मनोरंजन का साधन मानते हैं, तो कुछ भ्रमण, खेल कूद और प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन को मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नौटंकी, मुर्गों या तीतर बटेर की लड़ाई, भ्रमण, मेला आदि मनोरंजन के साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मनोरंजन के तरीके अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को अपनी रुचि, सुविधा व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन के साधनों का चुनाव करना चाहिए। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार मनोरंजन की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पर अनावश्यक समय व धन व्यर्थ न जाए। बच्चों की देखभाल। फिर आती है बच्चों की देखभाल। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता बच्चों की देखभाल की भी है। शिशुओं को लंबे समय तक समुचित संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों की देखभाल के लिए समय एवं धन दोनों की ही आवश्यकता होती है।
आधुनिक परिस्थितियों में एकल परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण बच्चों की अतिरिक्त देखभाल आवश्यक होती है। बच्चों की समुचित विकास के लिए माता पिता को हर संभव प्रयास करने पड़ते हैं। जब एकल परिवार में रहते हैं तो माता पिता का ही दायित्व बन जाता है बच्चों की देखभाल का। फिर है परिवार के सदस्यों में प्रेम, स्नेह और सहयोगपूर्ण संबंधों की आवश्यकता। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार की समृद्धि, प्रगति व सुख शांति हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य पारिवारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो, यथा आवश्यक योगदान करे। ऐसा तभी संभव है जब सभी सदस्यों के आपसी संबंध प्रेम व सहयोग से हों। ये तभी संभव होता है बच्चों जब परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, तभी उनमें जो है तालमेल रहता है, तभी परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। यदि परिवार के सदस्यों में संबंध कटु व तनावपूर्ण हो तो पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति असंभव हो जाती है तथा प्रकृति व सुख शांति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध अति सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, परिवार की मूलभूत आवश्यकता में से सम्मिलित। फिर है नियमित आय, व्यय और बचत। तो परिवार की आय होती है नियमित, उसके अनुसार ही उसकी बचत भी करनी चाहिए। मतलब जितनी व्यक्ति की आय है उसके अनुसार ही व्यय करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम उस आय में से कुछ ना कुछ अवश्य बचाएं, क्योंकि बचत करके जो धन हमारा एकत्रित होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये तो बात सत्य है बच्चों कि प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। कुछ की पूर्ति के लिए नियमित रूप से धन व्यय करना पड़ता है, जबकि कुछ की आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है। नियमित पारिवारिक आय परिवार की अति अनिवार्य और मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि पर्याप्त आय के अभाव में किसी भी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। नियमित आय के साथ साथ नियमित बचत भी उसकी मूलभूत आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आय हो और आप जितनी आय हो उतना ही खर्च कर दें, तो उसके साथ बचत भी आवश्यक है। विभिन्न आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत अति आवश्यक होती है। बचत के द्वारा परिवार सुरक्षित रहता है और कभी भी आर्थिक रूप से संकटग्रस्त नहीं होता है। अगर उसके पास बचत का धन होगा तो परिवार में कोई भी संकट आने पर वह उस धन से उस समस्या का हल कर लेता है। उपयुक्त विवरण द्वारा परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक परिवार को इन आवश्यकताओं के प्रति सजग रहना चाहिए। इसकी समुचित पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास परिवार के मुखिया तथा गृहिणी दोनों का ही होता है। गृहिणी को चाहिए कि वे सूझबूझ द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करने का प्रयास करें। तो बच्चों, अब हमारा ये लेसन समाप्त होता है। सब बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और इससे नेक्स्ट पीरियड में आपको इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।